हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर जियोमेट्रिक्स। आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीरीज का। और इसके अंदर आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे एरर्स एंड देयर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे पास जो भी 2 बार गेट जियोमेट्रिक्स का जो पेपर हुआ है 22 और 23 में, तो उसके अंदर हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन इसके बेसिस पर पूछे गए हैं। मीन्स टाइप्स ऑफ एरर्स के ऊपर हमारे पास काफ़ी थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हम इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एरर्स देखते हैं। जैसे कि आपको पता है एरर्स क्या होता है हमारे पास, कि कोई भी वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं वो हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहते हैं हमारे पास। और वो जो वेरिएशंस हैं किसी की वजह से हो सकते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकते हैं, ह्यूमन की वजह से हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप नेचुरल मतलब उसकी वजह से भी एरर कॉज कर सकते हैं हमारे पास। तो वो जो एग्जैक्ट वैल्यू हम एक तो मेजर नहीं कर सकते हैं, और उसी के लिए हमने क्या है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाली थी जो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज होती है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये डिस्क्रिपेंसी क्या होती है हमारे पास, ये दो मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस है हमारे पास, जो सेम क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास मेजरमेंट्स कभी एग्जैक्ट नहीं होती है, हमारे पास कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ वेरिएंस आपको देखने के लिए मिलेगा, या तो सर्विंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट या कोई जो आप मेथड यूज कर रहे हो उसकी वजह से हो सकता है हमारे पास। और ये जो वेरिएंस हमें देखने के लिए मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, हम एरर्स कहते हैं हमारे पास। और ये जो एरर्स हैं, अगर हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए जो भी हम मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इन एरर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो मिनिमम इनको रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम से मिनिमम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम काफ़ी स्पेसिफिक सर्वे स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास, जिनको हमें मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप ऑब्जर्वेशंस लेते हो आप बहुत सारा मतलब केयरिंग करते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ उस वैल्यू में एरर ज़रूर होता है। एक्चुअली अगर हम डेफिनेशन देखें एरर की, तो वो क्या होती है, ये डिफरेंस है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का। मतलब कि अगर आपको याद रखना है तो आपको EMT याद रखना है, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और करेक्शन क्या होता है हमारे पास, माइनस ऑफ एरर होता है। मीन्स जितना एरर है उसका अपोजिट साइन आपको करेक्शन देगा। तो करेक्शन क्या हो गया हमारे पास, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू हो गया। ठीक है, तो आपको EMT याद रखना है, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और जो करेक्शन होता है वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं रहना। और क्योंकि सिंबल का बहुत ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंस है हमारे पास गेट एग्जाम में, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो जो है गेट एग्जाम में नेगेटिव आंसर ही आपको डालना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव डाल दिया तो वो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो इसलिए आपसे एरर पूछा गया है, करेक्शन पूछा गया है, उस क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब जैसे कि हमें ट्रू वैल्यू तो मिलती नहीं है, तो हम क्या है, एक ही ऑब्जर्वेशन को बहुत बार मेजर करते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं, तो मतलब कि जो एरर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है हमारे पास। ठीक है, और जो सर्वेयर होते हैं वो हमारे पास वो थोड़े स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, मतलब स्किल्ड सर्वेयर होना चाहिए जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो सर्वेइंग मेथड्स के बारे में, और इंस्ट्रूमेंट जो है उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, जिससे कि हमारे पास एरर थोड़े मिनिमाइज हो जाए, मतलब कि कम से कम एरर उस वैल्यू में जनरेट हो। अब ये जो एरर्स हैं 3 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लंडर हो सकता है, या फिर उसको हम मिस्टेक्स भी कहते हैं हमारे पास। तो ब्लंडर के 3 नाम है आपको, ब्लंडर, या फिर आप कह लीजिए उसको मिस्टेक्स कह लीजिए, या फिर आप उसको ग्रॉस एरर कह लीजिए। ठीक है, तो ये एरर कौन से होते हैं, सबसे पहले ये क्या है, बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब कि एक तो इनके जो अमाउंट होता है ज़्यादा होता है हमारे पास, तो ईजिली ये प्रिडिक्टेबल तो नहीं होते, बट इनको आइडेंटिफाई ईजिली किया जा सकता है हमारे पास। तो ब्लंडर क्या होता है हमारे पास, सिग्निफिकेंट है, अनप्रिडिक्टेबल मिस्टेक है जो कि ह्यूमन एरर की वजह से कॉज होती है हमारे पास, और ये लार्ज डिस्क्रिपेंसी में बदल जाती है, मतलब कि अमाउंट ज़्यादा होता है इसका। ब्लंडर को जो भी रिजल्ट होता है, मतलब कि ब्लंडर या मिस्टेक कैसे कॉज हो सकती है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन देखा था। तो अगर कोई भी एरर कॉज हो रहा है आपका उसकी केयरलेसनेस की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, फटीग की वजह से, या फिर पुअर जजमेंट की वजह से, तो ये जो अगर आप वर्ड्स को अगर आप देखोगे तो वो किसकी मतलब उसका आंसर क्या होगा, आपको मिस्टेक होगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, बट आपको क्या अच्छे से समझना है। तो केयरलेसनेस मतलब ध्यान से आप सर्विंग नहीं कर रहे हो, मिसकम्युनिकेशन हो गया, मतलब कि आप को जो रिजल्ट बताया गया किसी दूसरे पर्सन ने जो कि रीडिंग देख रहा है,
उसने आपने गलत समझ लिया तो वो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। फटीग, बहुत ज़्यादा मतलब कि आप सर्वेइंग करते जा रहे हो तो एक मतलब बोरिंगनेस सा हो जाता है, फिर इतना फोकस नहीं कर पाते हो आप सर्वेइंग में। पुअर जजमेंट, कि आपकी आइज़ में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है और आप सही से उसको रीडिंग नहीं ले पा रहे हो। तो ये जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, और ये अगर वर्ड्स आप देखोगे तो वो उसका आंसर क्या मिस्टेक्स होगा हमारे पास, क्योंकि ये जो कॉज करते हैं हमारे पास काफ़ी अमाउंट में एरर कॉज करते हैं। तो केयरलेसनेस, मिसकम्युनिकेशन, फटीग और पुअर जजमेंट की वजह से हमारे पास क्या कॉज होता है, मिस्टेक्स कॉज होती है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे कॉमन ब्लंडर जो होते हैं हमारे पास सर्विंग के टाइम पे, जैसे इम्प्रॉपर लेबलिंग कर दिया आपने, वो भी ब्लंडर के अंदर या मिस्टेक के अंदर आता है। किसी भी सर्विंग इंस्ट्रूमेंट की इम्प्रॉपर लेबलिंग कर दिया आपने, फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया तो वो गलत कंट्रोल पॉइंट पे आपने सेटअप कर दिया, वो भी मतलब आपने केयरलेसनेस दिखाई वहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे पास है इनकरेक्टली एंटरिंग ए कंट्रोल पॉइंट नंबर इन द डेटा कलेक्टर। तो आपने अच्छे से कोई भी जो रीडिंग डालनी थी वो अच्छे से इनपुट नहीं दिया, तो उसकी वजह से एरर कॉज होगा, वो क्या होगा हमारे पास, ब्लंडर या मिस्टेक होगा। फिर हमारे पास मान लीजिए कोई ट्रांसपोजिंग नंबर्स और मिसप्लेसिंग द डेसिमल पॉइंट। तो आपको रीडिंग लिखनी थी 2.75, आपने 27.5 लिख दी, तो डेसिमल पॉइंट का भी मिसप्लेसिंग हो सकता है, तो वो भी हमारे पास बहुत बड़ा एरर होता है। ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, ब्लंडर या मिस्टेक्स के अंदर आता है, जिसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं हमारे पास। अब जितने भी ब्लंडर्स होते हैं वो उनको फाइंड आउट किया जा सकता है, और उनको एलिमिनेट करना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। जब भी आप कोई भी सर्विंग की रीडिंग अगर आप किसी को सबमिट कर रहे हो या मैपिंग कर रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट की, तो आपको ब्लंडर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ब्लंडर्स जो है एक तो लार्ज अमाउंट के होते हैं, तो उनको हम ईजिली मतलब कि देख सकते हैं, मतलब कि वो ईजिली डिटेक्टेबल होते हैं। और जो ब्लंडर्स होते हैं वो डिटेक्टेड हो सकते हैं, उनको एलिमिनेट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आउट ऑफ टॉलरेंस में से होता है हमारे पास, जो कि डेटा कलेक्टर जो रीडिंग लेता है उसकी वजह से आउट ऑफ टॉलरेंस में से, मतलब कि आपको ईजिली पता चल जाएगा कि हाँ यार इतनी रीडिंग तो नहीं आ सकती। अगर आप मान लीजिए आप कोई भी 3 मीटर की लाइन को मेजर कर रहे हो, ठीक है, और आप उसको 3.000 मीटर लिखने की बजाय क्या लिख देते हो, 30.000 मीटर लिख देते हो, तो या आप 30.00 लिख देते हो, क्योंकि हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को मिसप्लेस कर दिया। तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि यार ये 30 मीटर लेंथ तो हो नहीं सकती है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ब्लंडर हो गया आपसे। तो वो ईजिली डिटेक्टेबल होता है, और जो भी सर्वेयर होता है उसको आप ऑफिस में भी डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ भाई ये रीडिंग गलत है, ब्लंडर या मिस्टेक कॉज हुआ है इसमें हमारे पास। और इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो भी रीडिंग होती है वो गलत हमारे पास मिलती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ एरर्स देखने हैं हमारे पास, तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, एक सिस्टमेटिक एरर होता है, एक रैंडम एरर होता है हमारे पास। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एरर्स, क्योंकि हमें इनको मिनिमाइज करना होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक एरर देखते हैं। सिस्टमेटिक एरर किसकी वजह से कॉज होता है, मान लीजिए आपके सर्विंग इक्विपमेंट की वजह से, ऑब्जर्वेशन मेथड्स की वजह से, या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर जो कॉज कर रहा है उसकी वजह से आपको सिस्टमेटिक एरर देखने के लिए मिलता है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या है, आपने कोई भी एंगल को बार बार मेजर कर रहे हो, तो उसमें जो सिस्टमेटिक एरर होगा उसका एक ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। मतलब आप मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, उसकी आपकी चेन लेंथ जो है वो बढ़ी हुई है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कम हो जाएगी। जब भी आप रीडिंग लोगे मतलब चेन लेंथ बढ़ी हुई है, तो आपका जो एरर होगा वो हमेशा एक ही साइन का होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब है जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं हमारे पास, वो अगर सेम कंडीशन में मेजरमेंट ले रहे हो तो उनका जो एरर का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा वो सेम होता है। मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो एग्जांपल आप एक चेन लेंथ से समझ सकते हो, छोटी है तो वो छोटी ही रहेगी, और बड़ी है तो वो बड़ी ही रहेगी जब भी जितनी भी आप मेजरमेंट लोगे उस चेन से। तो उसमें जो सिस्टमेटिक एरर होगा या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव होगा, मतलब क्यूमुलेटिव नेचर का होता है हमारे पास। तो इनको हम क्या है, क्यूमुलेटिव एरर्स भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्टमेटिक एरर जो है वो रिपीटेटिव होते हैं एंड टेंड टू एक्यूमुलेट इन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट। मतलब पॉजिटिव एरर है तो फिर हर एक रीडिंग में हमारे पास पॉजिटिव ही एरर मिलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही एरर मिलेगा। तो एक क्यूमुलेटिव नेचर होता है हमारे पास, तो क्यूमुलेटिव एरर्स भी हम सिस्टमेटिक एरर को कहते हैं। ऑल्दो सम सिस्टमेटिक एरर आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, द सर्वे मस्ट रिकॉग्नाइज द कंडीशन दैट दे
डेट कॉज सच एरर्स। ठीक है, तो इनको डिफिकल्ट भी होता है कभी कभी डिटेक्ट करना। और जो फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड सेवरल एग्जांपल्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर, जैसे हमने ब्लेंडर मिस्टेक के देखे थे वैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने मान लीजिए इनकरेक्ट टेम्परेचर या प्रेशर की ऑब्जर्वेशन लेनी है, तो इनकरेक्ट लिया आपने मेजरमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या है, सिस्टमेटिक एरर है। नॉट अप्लाइंग कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन कांस्टेंट, यूजिंग इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हाइट और टारगेट हाइट्स, यूजिंग एन इनकरेक्ट प्रिज्म ऑफसेट, यूजिंग एन इम्परफेक्टली एडजस्टेड इंस्ट्रूमेंट। तो कहने का मतलब है अगर आपको ये सारे जो एरर कॉज करेंगे वो क्या है, सिस्टमेटिक एरर कॉज करेंगे। लेकिन आपको सिंपल एग्जांपल में समझना है, तो जैसे मैंने चेन लेंथ का दिया, आप उससे इजीली समझ सकते हो हमारे पास। ठीक है, इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारे पास मिनिमाइज किया जा सकता है प्रॉपर लेवलिंग करके हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का, बैलेंसिंग करके फोर साइड और बैक साइड ऑब्जर्वेशंस का, तो जिससे कि रीडिंग हमारे पास क्रॉस चेक हो सके हमारे पास। ठीक है, एंटरिंग द अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल करेक्शन फैक्टर हम डाल सकते हैं इन द डेटा कलेक्टर, जो भी एनवायरमेंट की वजह से सिस्टमेटिक एरर कॉज होता है हमारे पास। एंटरिंग द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट हाइट, जो कि हम इनकरेक्ट डाल रहे थे, टारगेट हाइट, प्रिज्म ऑफसेट को ध्यान से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे अगर हम केयरफुली मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर को एलिमिनेट या मिनिमाइज किया जा सकता है हमारे पास। फिर आप मान लीजिए पेरियोडिकली जो है कैलिब्रेट कर रहे हो सर्विंग इक्विपमेंट को, तो उसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अप्रोप्रिएट करेक्शंस आर नॉट मेड, मतलब कि अगर हम करेक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं सिस्टमेटिक एरर में, तो ये क्या है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी मेजर्ड वैल्यूज के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये लार्ज अमाउंट में हमारे पास देखने के लिए मिलता है। इसका जो इफेक्ट होता है हमारे पास, जो एरर की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है हमारे पास। तो हमें क्या है, इनका जो करेक्शंस है वो अप्लाई करना पड़ता है, और इन ईजिली हम सिस्टमेटिक एरर को मैथमेटिकल मॉडल से करेक्ट कर सकते हैं या फिर उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम सिस्टमेटिक एरर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं हमारे पास। अब दूसरा जो एरर था हमारे पास वो क्या था, रैंडम एरर था। रैंडम एरर्स को हम क्या कहते हैं, और एक्सीडेंटल एरर कहते हैं। तो आपको सबसे पहले तो नेम से याद रखना है। तो जो सिस्टमेटिक एरर होता है उसको हम क्यूमुलेटिव एरर्स भी कहते हैं, रैंडम एरर्स को हम क्या एक्सीडेंटल एरर्स भी कहते हैं हमारे पास। तो ये जो रैंडम एरर्स होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं किसी भी कंडीशन या सर्कमस्टांसेस से। तो आपने मान लीजिए कोई भी ऑब्जर्वेशन लिया है, तो उसमें जो एरर्स कॉज होंगे, सबसे पहले क्या ब्लंडर या जो मिस्टेक्स हैं आप उनको एलिमिनेट करोगे, क्योंकि वो ईजिली आप डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने सबसे पहले ब्लंडर्स को हटाया, उसके बाद आपने किसको एलिमिनेट किया, सिस्टमेटिक एरर को। कोई भी मैथमेटिकल मॉडल यूज कर सकते हो। तो सिस्टमेटिक एरर को आपने एलिमिनेट किया, तो बचा क्या आपके पास, रैंडम एरर्स बचते हैं। इनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट इनका जो अमाउंट होता है वो थोड़ा मतलब कम होता है हमारे पास, क्योंकि जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो वो जो एक्सीडेंटल एरर्स होते हैं कभी पॉजिटिव होते हैं कभी नेगेटिव, तो वो आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हम अपने हिसाब से इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी आप कोई सिंगल मेजरमेंट ले रहे हो या सीरीज ऑफ मेजरमेंट ले रहे हो, तो एरर ये जो है वो रिमेन रहता है हमारे पास आफ्टर ऑल पॉसिबल सिस्टमेटिक और ब्लंडर एरर जो होते हैं उनको एलिमिनेट करने के बाद। तो एज द नेम इम्प्लाइज रैंडम एरर्स आर अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि रैंडमली कॉज हो रहे हैं हमारे पास, आर ऑफन कॉज बाई फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द सर्वेयर। तो सर्वेयर के कंट्रोल में नहीं रहते ऐसे फैक्टर्स, उनकी वजह से हमारे पास रैंडम एरर कॉज होता है, तो इनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हमारे पास। तो इनका जो अक्रेंस होता है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उनको हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सर्वेयर होता है हमारे पास। तो जो एरर होता है इस टाइप के वो कंपेंसेटिंग होते हैं हमारे पास। तो इसका एक कंपेंसेटिंग एरर भी नाम होता है, रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर या फिर कंपेंसेटिंग एरर, तीनों का सिमिलर नेम होता है हमारे पास। तो ये जो रैंडम एरर्स होते हैं वो कंपेंसेटिंग नेचर के होते हैं एंड टेंड टू एट लीस्ट पार्शियली कैंसल देमसेल्व्स मैथमेटिकली। तो ये आपस में हमारे पास कभी पॉजिटिव अगर करता है कभी नेगेटिव अगर करता है ऑब्जर्वेशन में, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो मैटर ऑफ चांस दैट दे विल रिमेन टू सम डिग्री इन एवरी मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जो मिसक्लोजर्स होते हैं हमारे पास, जो रेजिड्यूल्स होते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, ये भी एक अलग टर्मिनोलॉजी है कि रेजिड्यूल्स या मिसक्लोजर जो है वो डिफरेंस है इन अ मेजरमेंट और सीरीज ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड वैल्यू। तो मान लीजिए आपने कोई भी वैल्यू जो है
किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने इस्टेब्लिश कर दिए और फिर आपने मेजरमेंट की तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस क्या कहलाता है हमारे पास, रेजिड्यूल या मिसक्लोजर कहलाता है, वही एरर होता है एक्चुअली। ठीक है, तो रैंडम एरर्स जो हैं वो अकाउंट किए जाते हैं मिसक्लोजर, मतलब कि रैंडम एरर्स ही हमारे पास मिसक्लोजर हो जाते हैं जब हम सिस्टमेटिक एरर ऑफ ब्लंडर्स को रिमूव कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं हमारे पास। तो मिसक्लोजर को हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, एडजस्टिंग लेबल लूप, ट्रेवर्सेस, जीपीएस नेटवर्क्स, इस सब की हेल्प से हम क्या मिसक्लोजर्स को कंप्यूट कर सकते हैं हमारे पास कि कितना डिफरेंस हमारे पास आ रहा है इस्टेब्लिश वैल्यू और मेजरमेंट में हमारे पास। तो रैंडम एरर्स जो है वो कंफर्म करते हैं हमारे पास लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड आर देयर फॉर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सर्वे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारे पास जो भी आप सर्वे करते हो हमारे पास। तो बिकॉज ऑफ देयर रैंडम नेचर करेक्शन फैक्टर्स कैन नॉट बी कंप्यूटेड एंड अप्लाइड एज दे आर विद द सम सिस्टमेटिक एरर। मतलब सिस्टमेटिक एरर में हम कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, बट करेक्शन फैक्टर जो है वो रैंडम नेचर मतलब रैंडम एरर्स में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो हम कंप्यूट नहीं कर सकते हमारे पास। तो उसका करेक्शन हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो खुद ही आपस में क्या है कैंसिल हो सकते हैं हमारे पास, पार्शियली कैंसिल हो सकते हैं। तो जब रैंडम एरर कॉज होता है हमारे पास तो उसका अमाउंट बहुत कम होता है, स्मॉल अमाउंट होता है हमारे पास, बट उनको हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो रैंडम एरर होते हैं वो एस्टिमेटेड किए जा सकते हैं यूजिंग ए प्रोसीजर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी नोन एज द लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब कि इतना छोटा अमाउंट है कि उसको हम लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ इतना एरर हो सकता है। तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब कौन सा मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो एरर एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम करेंगे, बट ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है इसको भी हम अलग से देखेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है वो कंप्यूट द मोस्ट प्रोबेबल एडजस्टेड वैल्यूज एंड प्रिसीजन ऑफ द सर्वे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम एक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, बट अभी आप रैंडम एरर को समझ रहे हैं तो उसमें हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए भी यूज होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए और सर्वे के प्रिसीजन कितना है उसका उसको निकालने के लिए। लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑल्सो रिवील द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ब्लंडर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो एक एक लाइन है ना ये हमारे पास ऑप्शंस में कन्वर्ट होके डेटा एग्जाम में पूछी जाती है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड को हम ब्लंडर्स को एलिमिनेट करने के लिए या उनके प्रेजेंस को देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास एरर के सोर्सेज क्या होते हैं। देखिए सिंपल है, 3 सोर्सेज हो सकते हैं। मान लीजिए आप कोई सर्वे कर रहे हो, आप कर रहे हो तो नेचुरल एरर हो सकता है, सॉरी नेचर मतलब पर्सनल एरर हो सकता है। ठीक है, अब आप जिस कंडीशन में कर रहे हो एटमॉस्फेरिक कंडीशन वगैरह वो क्या है नेचर की वजह से नेचुरल एरर हो सकता है हमारे पास। ठीक है, और जिस चीज़ से आप सर्वे कर रहे हो मतलब इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, उसके अलावा कोई एरर नहीं हो सकता हमारे पास। तो एरर के सोर्सेज क्या है हमारे पास, 3 तरह के सोर्सेज होते हैं, नेचुरल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड ह्यूमन एरर होता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल एरर जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन है, जैसे नेचुरल एरर जो होते हैं वो कॉज किसकी वजह से होते हैं, नेचुरल कंडीशंस की वजह से होते हैं, या फिर सिग्निफिकेंट चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे आप कोई सर्वे कर रहे हो और फिर देखा कि जब आप मान लीजिए पूरा दिन हो गया आपको, तो एक तो आपका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मतलब कि इतना चेंज नहीं होगा, बट आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, दोपहर में अलग होगा, शाम को अलग होगा, विंड की स्पीड चेंज हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशन में आते हैं जिसकी वजह से नेचुरल एरर हमारी ऑब्जर्वेशन में कॉज होता है। तो विंड स्पीड हो गया, एयर टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ग्रेविटी हो गई, अर्थ कर्वेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो गया, जो नेचर से रिलेटेड है वो क्या कॉज करते हैं हमारे पास, नेचुरल एरर को कॉज करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें से जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको तो हम कंपेंसेट कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग बाय अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर टू ईच मेजरमेंट। लेकिन कुछ जो कंडीशंस हैं उनका हम जो एरर है उसको हम कंपेंसेट नहीं कर सकते हमारे पास। जैसे हमारे पास कर्वेचर रिफ्रैक्शन करेक्शन की वजह से होता है
जो हमने पढ़ा अर्थ के कर्वेचर की वजह से या फिर उसके रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर कॉज हो सकता है उसका हम क्या कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। और जो करेक्शन हम अप्लाई करते हैं, जो करेक्शन फैक्टर होता है वो जनरली पार्ट्स पर मिलियन में करते हैं हमारे पास नेचुरल एरर के लिए। जो पीपीएम करेक्शन फैक्टर होता है वो स्लोप डिस्टेंस को एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से जो एरर कॉज होता है उससे मिनिमाइज करने के लिए या उसका इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए पीपीएम करेक्शन फैक्टर हम यूज कर सकते हैं। और ये जो करेक्शन है वो हमारे पास यूजिंग ऑब्जर्व टेम्परेचर एंड प्रेशर रीडिंग्स, इसकी वजह से हम करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया, फिर आप उससे क्या नए टेम्परेचर और प्रेशर को मेजर कर लीजिए, तो उसकी वजह से करेक्शन फैक्टर हम अप्लाई कर सकते हैं उस रीडिंग के अंदर, जिससे कि तो वो क्या पीपीएम कांस्टेंट हम रिवाइज करेंगे बार बार, जो भी रीडिंग हम कैलकुलेट करेंगे ज़रूरत होगी। मान लीजिए बहुत ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एरर कॉज हो रहा है, तो हम पीपीएम कांस्टेंट को रिवाइज करेंगे, उसको यूज़ करेंगे करेक्शन अप्लाई करने में। ठीक है, तो कर्वेचर जो रिफ्रैक्शन करेक्शन है तो ये जनरली किस में होता है, जब आप लेबलिंग करते हो। तो लेबलिंग करते हो, मान लीजिए अर्थ कर्वेचर है और ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें रिफ्रैक्शन एरर भी हो सकता है, यहाँ पे आपने लेबलिंग रखा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे मेजरमेंट होना चाहिए, बट रिफ्रैक्शन की वजह से और कर्वेचर की वजह से क्या थोड़ा डाउन हो जाता है, तो आपका जो मेजर्ड वैल्यू होती है और ट्रू वैल्यू होती है वो डिफरेंट हो जाती है, उसकी वजह से एरर कॉज होता है। तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के लिए हम करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ वैल्यूज भी आपने पढ़ी होगी, जैसे कर्वेचर का जो होता है वो 1/7 होता है, सॉरी रिफ्रैक्शन का जो करेक्शन होता है वो 1/7 होता है कर्वेचर करेक्शन का। और इन दोनों का कंबाइंड करेक्शन देखा जाए तो आप जनरली क्या माइनस का 0.0673 D² के बराबर होता है, और डी हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जर्व पॉइंट्स या फिर दो इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिस्टेंस है। तो इससे आप तो ये हमारे पास कंबाइंड करेक्शन होता है। डी डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर के अंदर होता है और जो भी करेक्शन आएगा वो हमारे पास मीटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा सर्विंग में। इसके अलावा अगर आप सिंपली कर्वेचर करेक्शन जानना चाहते हो तो माइनस का 0.0785 D² होता है, और 1/7 उसका करोगे तो आपको रिफ्रैक्शन करेक्शन मिलेगा। फिर आप उन दोनों, रिफ्रैक्शन करेक्शन पॉजिटिव होता है और जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमारे पास जो कंबाइंड करेक्शन आता है वो नेगेटिव आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो करेक्शंस हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो करेक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल एरर कॉज हो रहा है हमारे पास ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास, तो ये जो डाटा कलेक्टर होता है, जो सर्वेयर होता है, वो उसको ईजिली करेक्ट कर सकता है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नेचुरल फिनोमेना हो सकते हैं जो कि मैथमेटिकल करेक्शन नहीं कर सकते, बट आप मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी डेज है और हमारे पास क्या डायरेक्ट सनलाइट किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर पड़ रही है, तो उसकी रीडिंग जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं हम देख सकते। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्लाउडी डेज में या फिर जब लो सन एंगल होता है तब रीडिंग ले सकते हैं हमारे पास, या हम इंस्ट्रूमेंट को शेड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं नेचुरल फेनोमेनन को। ठीक है, तो जिसकी वजह से नेचुरल एरर इतना कॉज ना हो हमारी ऑब्जर्वेशन में। अब मान लीजिए आप हीट वेव का एग्जांपल लीजिए, तो जहाँ पे हीट वेव्स है वहाँ पे आपकी लाइन ऑफ साइट क्या है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, उसकी वजह से एरर भी कॉज होगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए और या फिर इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्विंग करेंगे कूलर, मतलब कोल्ड एरिया, या फिर उसका जो टेम्परेचर होगा उसको डाउन होने का वेट करेंगे हमारे पास। क्लाउडी पीरियड्स में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, टेकिंग शॉर्टर मेजरमेंट्स हम कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हम लाइन ऑफ साइट को उतना कॉन्टैक्ट में नहीं रखना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टर मेजरमेंट्स हम करते रहेंगे। तो आपने ये एग्जांपल किस चीज़ के लिए, जब आपने रोड सरफेस के ऊपर कोई मेजरमेंट कर रहे हो, तो आपको पता ही है एसफाल्ट के अगर रोड है या फिर कंक्रीट रोड है तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो उस हीट वेव की वजह से हमारे पास लाइन ऑफ साइट को डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये सारा क्या नेचुरल एरर्स है हमारे पास। उसके बाद अगर आप बात करोगे इंस्ट्रूमेंटल एरर का, जो कि सेकेंड टाइप है, सेकेंड सोर्सेज ऑफ एरर है, तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है ये किसकी वजह से कॉज होगा, इंस्ट्रूमेंट की वजह से कॉज होगा। मतलब कि उसको या तो वो इनपरफेक्टली कंस्ट्रक्टेड है, एडजस्टेड, मतलब सही से एडजस्ट नहीं है, या फिर कैलिब्रेट सही से नहीं किया गया उस इक्विपमेंट को, उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर देखे जा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज एरर कैन बी रिड्यूस बाय प्रॉपरली लेबलिंग द इंस्ट्रूमेंट। इनको आप इजीली रिड्यूस कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। सिंपल है, लेबल कर दीजिए अच्छे से इंस्ट्रूमेंट को, बैक साइड और फोर साइड को बैलेंस कर दीजिए, मेजरमेंट्स को रिड्यूस कर दीजिए, जो डिस्टेंस है उनके बीच का उसको रिड्यूस कर दीजिए,
और जो डायरेक्ट ऑब्जर्विंग है या फिर रिवर्स पोजीशन है उनको बार बार लीजिए डबल सेंटरिंग करके, जिससे कि क्रॉस चेक होता है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, जनरली इसका जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। बैक साइड फोर साइड जैसे हम ले रहे थे उनको बैलेंस कर रहे थे, वैसे ही आप डायरेक्ट ऑब्जर्विंग कर सकते हो, रिवर्स पोजीशन और डायरेक्ट पोजीशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको हम डबल सेंटरिंग कहते हैं हमारे पास। तो ये एलिमिनेट करने के मेथड है इंस्ट्रूमेंटल एरर को, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो रहा है, जैसे कि हमने बोला कि इनपरफेक्टली कंस्ट्रक्टेड हो सकता है, एडजस्टेड हो सकता है, या फिर कैलिब्रेटेड, ये इनपरफेक्ट हो सकते हैं। तो ये किसकी वजह से कॉज हो सकते हैं? मान लीजिए आपने रैपिड चेंज कंडीशन में यूज किया, प्रोलॉन्ग स्टोरेज हो सकता है एक कारण, या फिर क्लैशिंग हो गया ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम जेरिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंटल का माल एडजस्टमेंट कर सकता है, मतलब उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर इसकी वजह से कॉज हो सकते हैं हमारे पास। तो जो कॉलिमेशन या फिर अदर साइटिंग एरर्स जो होते हैं, जैसे लेवलिंग के केस में आप रीडिंग ले रहे हो, तो जो जो कॉलिमेशन लाइन है या फिर कॉलिमेशन जो रीडिंग है, या फिर उसके अलावा जो साइटिंग एरर्स हैं, उनको आप डिटरमाइन भी कर सकते हो, इजीली कंपेंसेट भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंस्ट्रूमेंट है उसको अच्छे से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करके हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि जब भी आप कोई रीडिंग ले रहे हो या फिर आप कोई सर्वेइंग कर रहे हो, तो सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट को उस एम्बिएंट टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए अडेप्ट करने के लिए टाइम देना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट टेम्परेचर की वजह से तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कॉज ना हो हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट माल एडजस्टमेंट का फैक्टर है, रैपिड चेंज इन द टेम्परेचर। तो आप उसको क्या है, थोड़ा अडेप्ट होने के टाइम देना चाहिए ऑब्जर्वेशन या सर्विंग स्टार्ट करने से पहले। इंस्ट्रूमेंट एरर जो है वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं पीरियडिकली कैलिब्रेट करके हमारे पास सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स को, प्रिज्म रॉड को, ट्राईबैक्स को। तो अगर आप इनको कैलिब्रेट कर रहे हो टाइमली, तो फिर इतना इंस्ट्रूमेंट एरर कॉज नहीं होगा हमारे पास। इसके अलावा क्या ईयरली मेंटेनेंस एग्रीमेंट्स होता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि वो रेगुलरली क्लीन्ड होते हैं हमारे पास, कैलिब्रेटेड किए जाते हैं हमारे पास, एडजस्ट किए जाते हैं किसी ऑथराइज टेक्नीशियन के द्वारा। तो जो इंस्ट्रूमेंट एरर के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब है ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अपडेट किया जाता है हमारे पास टाइमली, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट एरर कॉज नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। तो फिर जब आपको इंस्ट्रूमेंट आप सर्विंग कर रहे हो, तो आपको इंस्ट्रूमेंट अगर ऐसा लगे कि भाई ये टॉलरेंस से अंदर एरर नहीं दे रहा है, हमारे पास आउट ऑफ टॉलरेंस आ रहा है हमारे पास, जो भी आपने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सेट की होगी, तो आउट ऑफ टॉलरेंस जब होता है तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट को सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, उसके बाद वो उसको सही करके देगा। तो ये जनरली ज़्यादातर किस केस में देखा जाता है, जब आप फोटोग्रामेट्री या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट सर्वे कर रहे हो, तो आपको क्या है इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा और उसको सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, फिर वो कैलिब्रेट करके या उसको ठीक करके देते हैं हमारे पास। तो ये सब एलिमिनेट करने के मेथड हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर को, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, ये सब हमने देख लिया। अब जो थर्ड सोर्स ऑफ एरर है वो है हमारे पास ह्यूमन एरर। अब ह्यूमन एरर है वो क्या हो सकता है हमारे पास, जो ऑब्जर्वेशन है, जो सर्वेयर है, उसकी वजह से हो सकता है हमारे पास। तो ये क्यों होता है, उसकी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से, इनकन्सिस्टेंट सेटअप की वजह से, ऑब्जर्वेशन हैबिट्स ऑफ सर्वेयर, मतलब अच्छे से वो नहीं देख पा रहा है ऑब्जर्वेशन को, तो उसकी वजह से ह्यूमन एरर कॉज हो सकता है हमारे पास। अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, ठीक है, तो आप मान लीजिए कोई भी थ्योडोलाइट यूज कर रहे हो और उसका जो क्रॉस एयर है, जो टेलीस्कोप का क्रॉस एयर है, वो आप अच्छे से उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का एंगल आपको नापना है, उस पर अच्छे से अलाइन नहीं किया हुआ है, तो वो ह्यूमन एरर है हमारे पास, ठीक है। तो आपको अच्छे से अलाइन करना है जो भी टारगेट है आपका। या फिर मान लीजिए आप लेवलिंग के केस में स्टाफ पकड़ते हो, तो ये स्टाफ जो है वो प्लम होना चाहिए, मतलब कि वर्टिकल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। हल्का सा भी एलिवेशन होगा इसका तो वो गलत रीडिंग देता है हमारे पास। तो ये ह्यूमन की वजह से कि आप सही से पकड़ सकते हो उस रॉड को, जो भी हमारे पास स्टाफ होता है उसको आप अच्छे से पकड़िए, परफेक्टली प्लम पकड़िए, जिससे कि रीडिंग जो है हमारे पास करेक्ट आए। तो ये जो ह्यूमन एरर है वो हमेशा थोड़ा बहुत एरर जो है ऑब्जर्वेशन के अंदर कॉज होता है, कुछ ना कुछ डिग्री जो है वो हमारे पास हर एक ऑब्जर्वेशन में प्रेजेंट रहता है हमारे पास। और ये जो आप सेटअप करते हो इंस्ट्रूमेंट को, कितने भी अच्छे से कर लीजिए,
वो आप एग्जैक्टली उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हो जो आपको सेटअप करना होता है। तो उसकी वजह से जो भी सर्वेयर होता है वो हमारे पास ये जो रीडिंग्स लेता है सर्वे, उसमें ह्यूमन एरर कॉज होता है हमारे पास। कुछ डिग्री के लिए ही हो, मतलब माइनर सा होता है बट वो होता है हमारे पास। ठीक है। ठीक है, तो जब आप सर्वे करते हो तो उसके अंदर क्या आप ट्राइपॉड यूज कीजिए। हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो डायरेक्टली आप जैसे प्रिज्म हो गया, एक सिंगल सा स्टाफ होता है, उसके ऊपर आप प्रिज्म लेके रीडिंग लेते रहते हो। तो न कि आप एक सिंगल उसको स्टाफ को या रॉड को यूज कीजिए, आपके ट्राइपॉड को यूज कीजिए। और जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप सेटअप करते हो तो हमेशा एक ट्राइपॉड यूज कीजिए, और उस ट्राइपॉड को इतना एक्यूरेटली कोशिश कीजिए कि उस पॉइंट के ऊपर सेटअप हो जिससे कि बार बार उसको मूव करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब भी वो मूव करेगा उसमें एरर कॉज होगा हमारे पास। तो ठीक है, तो जो नियर अराउंड उस ट्राइपॉड की वॉकिंग होगी उसको आपको मिनिमाइज करना है और बम्पिंग के चांसेस को रिड्यूस करना है आपको। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी विंडली कंडीशन है जहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है और आप रीडिंग ले रहे हो, तो ट्राइपॉड की पोजीशन हिल सकती है, तो आपका सैंड बैग यूज़ कीजिए उसके फीट्स पे नियर अबाउट। ठीक है, सैंड बैग रखिए जिससे कि उसकी मूवमेंट ना हो, उसकी बम्पिंग आउट ना हो हमारे पास। तो ये सब ह्यूमन एरर को एलिमिनेट करने के मेथड हैं, जैसे हमने नेचुरल एरर और हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर का देखा था। ठीक है, तो व्हेन सेटिंग अप ऑन स्टीप स्लोप, position two tripod legs on the downhill side, periodically check the optical plummet to verify the instrument is still centered over the point। क्योंकि हमारे पास उस ट्राइपॉड को और उस इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर रखना होता है जिसको हम सेंटरिंग कहते हैं। तो सेंटरिंग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या बार बार लेबलिंग चेक करना है हमारे पास। तो उसके लिए क्या है, जो लेवल वेवल होता है उसको बार बार चेक करना है कि वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या नहीं। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या बबल को बार बार चेक करना है हमारे। तो लेवलिंग तो आपने देखा होगा कि हम इंस्ट्रूमेंट को एक कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास जो बबल है वो हमारे पास मूव नहीं होना चाहिए, हमारे पास वो एक पोजीशन को होल्ड किया होना चाहिए, तो वो लेवलिंग कहलाता है हमारे पास। तो मतलब सेंटरिंग और लेवलिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये ह्यूमन एरर है, अगर इसमें कुछ भी एरर आ रहा है मतलब कि हम अच्छे से सेटअप नहीं कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। तो इसमें ना तो नेचुरल एरर कॉज हो रहा है ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर कॉज हो रहा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी नहीं है, हमारे पास जो उस सेटअप का प्रोसीजर है उसको हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो आपने मान लीजिए कोई थियोडोलाइट यूज़ किया, तो जिस पॉइंट का आपको रीडिंग चाहिए, जिस पॉइंट का बीच का एंगल चाहिए, आपको अच्छे से उसके जो क्रॉस एयर्स होते हैं हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, उनको अच्छे से उस पॉइंट के ऊपर मूव करना है और उसको फोकस करना है उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और वो जो है मूव नहीं करना चाहिए। अगर मूव कर रहा है मतलब कि वो अच्छे से सेटअप नहीं है हमारे पास, क्रॉस एयर उसके पॉइंट के ऊपर लाई करना चाहिए हमारे पास। तो इसकी वजह से क्या आपको ह्यूमन एरर कॉज नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ठीक है ना और नेचर भी हमारे पास सेम कंडीशन रहेगी उसकी, तो ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास करेक्ट आती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ एरर थे। हमने तीन सोर्सेज ऑफ एरर देखे। एक था हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, और एक था हमारे पास नेचुरल, और एक था हमारे पास ह्यूमन एरर। तो ये किसकी वजह से कॉज होते हैं और इनका एलिमिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या थ्योरी पार्ट में पूछा जाता है गेट एग्जाम में। उसके अलावा हमने जो 3 टाइप के एरर देखे, एक देखा हमने सबसे पहले ब्लंडर, या फिर आप कह लीजिए मिस्टेक कह लीजिए, या फिर आप क्या कह सकते हो उसको ग्रॉस एरर कह सकते हो। तो आप इनको ईजिली रिमूव कर सकते हो डिटेक्ट करके। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास ग्रॉस एरर हो गया। दूसरा क्या था हमारे पास सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। वो किसकी वजह से, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हो, मैथमेटिकल इक्वेशंस, जैसे हमने फॉर्मूला भी देखा था, तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा तीसरा जो था वो था हमारे पास नेचुरल सॉरी रैंडम एरर था हमारे पास। ठीक है, तो रैंडम एरर थर्ड टाइप था। ये एलिमिनेट नहीं हो सकते हैं बट इसका अमाउंट कम होता है हमारे पास, और इसका जो नेचर होता है वो कंपेंसेटिंग नेचर होता है। ठीक है, और इसका जो सिस्टमेटिक एरर्स का नेचर होता है वो हमारे पास क्यूमुलेटिव नेचर होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं गेट एग्जाम के लिए। तो ये हमारे पास थ्योरी पार्ट था। इसके बाद अब जो हम करेंगे ये टाइप्स ऑफ एरर, मतलब एरर से रिलेटेड थ्योरी देख ली हमारे पास। ठीक है,
अब हम क्या है उसके एडजस्टमेंट की बात करेंगे, उसके लिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि एरर्स को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा जो भी हमने ऑब्जर्वेशन ली, जो भी एंगल हमने मेजर किए, उसमें जो एरर कॉज होता है उनका हम एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बेसिक 2 पॉइंट बताता हूँ कि जो हम करेक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे, क्योंकि किसी भी ऑब्जर्वेशन का वेट ज़्यादा है इसका मतलब उसमें एरर कम है, क्योंकि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं उस रीडिंग पे कि ये एक्यूरेट होगी हमारे पास। तो उसका वेट ज़्यादा है इसका मतलब उसमें एरर कम है, एरर कम है मतलब करेक्शन हम कम अप्लाई करेंगे। तो ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास करेक्शन, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या यूज करेंगे, करेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टैंडर्ड एरर या फिर आप कह लीजिए प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के बराबर, या फिर आप रेजिडुअल एरर, जो भी एरर है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास। ये तो सिंपल है, एरर ज़्यादा है मतलब करेक्शन हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, बट एरर के स्क्वायर के हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये आपको बस 2 फॉर्मूले से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज का जो थ्योरी पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि गेट एग्जाम में इससे काफ़ी वेटेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको हर एक एरर का मतलब कि बेसिक भी पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो सब हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने गेट ज्योमेट्रिक्स का जो 2023 में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस की वीडियो डाली हुई है, तो आप प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं ईजिली। तो इस PDF नोट्स को अपलोड किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं हमें। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए, आर्यू ज्योमेट्रिक्स